पे कितनी गजब की पढ़ाई की है, कितना तुमने सिलेबस कवर कर लिया, कितने पीवाईक्यू निकाली, ये सब चीजें धरे के धरे रह जाते हैं। यदि अंतिम समय में जब तुम्हारी रणनीति सबसे बेहतरीन होनी चाहिए और तुम वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हो जो तुम्हें करनी चाहिए, तो शुरुआती दौर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण दौर यही होता है, लास्ट के 35-40 दिन तुम कैसे बिताओगे, किस माइंडसेट के साथ बिताओगे, तय करेगा कि तुम कहां जाने वाले हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इनको फॉलो कीजिएगा। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पेपर हैंडलिंग करना सीखो। पेपर हैंडलिंग समझ रहे हो आप कि सर पेपर हैंडलिंग क्या होता है? देखो, पेपर हैंडलिंग का मतलब होता है थोड़ी सी एक्सरसाइज करो और ये देखो कि मैं इस पेपर को कर रहा हूं। एक बार जैसे मान लीजिए आपने किसी की भी टेस्ट रिज्यूम की, हमारी की या किसी और की, आपने जैसे ही पेपर दिया, उस पेपर को देखने के बाद देखिए कि आपने कितने पर्सन ऐसे थे जिन पे आपको डाउट हुआ, कितने ऐसे पर्सन थे जहां आपने तुक्के लगाए, कितने पर्सन आपने टाइमली कर पाए कि नहीं कर पाए। आपके पास जो टाइम था 2 घंटे थे, उन 2 घंटों में आपने क्या किया, सब्जेक्ट में आपके 3 घंटे थे, उसमें आपने कितना किया। तो ये बहुत जरूरी है। यदि पेपर हैंडलिंग करना आपको नहीं आ रहा है, मतलब पेपर को मैनेज करना आपने नहीं सीखा, और ये आरपीसी एग्जाम हॉल में जाके आप मैनेज करना नहीं सीख पाओगे कि मैं तो जाऊंगा और वहां मैनेज कर लूंगा, नहीं। आपको 2 से 3 या 4 पेपर ऐसे देखने चाहिए जिनको आप गलतियों को देखो कि मैं यहां ही गलती कर पाया, टाइम मैनेज नहीं कर पाया, इन प्रश्नों में बड़ी मिस्टेक कर गया। ये जब तक नहीं करोगे तब तक आप सिलेक्शन की दौड़ में शामिल नहीं हो। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है, पेपर हैंडलिंग सीखो। मतलब 4 या 5 पेपरों का एनालिसिस करो, गलतियां निकालो और उन गलतियों को दूर करो। नंबर 2, आपके लास्ट टाइम में क्या होता है कि हर कोचिंग, हर यूट्यूबर, हर टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी पीडीएफ्स आती हैं कि साहब ये पढ़ लो, यहां से प्रश्न आ जाएगा, ये मैराथन है, जरूर पढ़ो, इस तरीके से पढ़ना चाहिए, बहुत सारी चीजें। मैं कहूंगा कि इन सब चीजों से आपको बचना है। लास्ट टाइम में नया तो कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। केवल आप पीवाईक्यू निकालिए। और पीवाईक्यू भी क्या निकालने हैं आपको, मैं ये कहूंगा कि लास्ट टाइम में आप ज्यादा भी नहीं, आप आरपीसी सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 22, 23, 24, 25, ये 3 या 4 साल के पेपर, 22 को भी आप इग्नोर कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 23, 24, 25 और 26 में यदि कोई आरपीसी का पेपर हुआ है, इन 4 सालों को फॉलो कीजिए, बाकी ज्यादा फॉलो मत कीजिए, क्योंकि पुराना आरपीसी का पैटर्न और वर्तमान आरपीसी के पैटर्न में दिन रात का फर्क है। तो नया कुछ नहीं पढ़ना है, नई कोई भी बुक जो है वो आपको लेके स्पेशली नहीं आनी है। कोई छोटा पार्ट है आपने पहले पढ़ा ही नहीं, तो उसके बाद बुकलेट लेके आगे, वो अलग चीज है। लेकिन ऑलरेडी आपके पास बुक है और फिर आप कोई दूसरी बुक लेके आ रहे हैं, किसी ने बता दी कि यार ये पढ़ लो, ये ज्यादा बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो पढ़ रहे हैं वो बढ़िया है, उसी पे विश्वास रखना है, क्योंकि वही आपको बड़ा बनाएगा। यदि आप अचानक से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले बुक्स चेंज कर रहे हैं, तो मेरे अनुसार ये सही नहीं है। तो ये आप फॉलो मत कीजिए। तीसरा, सर कई बच्चे कहते हैं सर हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। देखो, सबसे पहली गलती तो आपको बनाने चाहिए थे, क्योंकि ये लास्ट टाइम में आप रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट नोट्स। नहीं बना पाए कोई बात नहीं है, जिस बुक में आपने पढ़ा है, जिस बुक में आपको लगा कि यार ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अंडरलाइन किया है, ये तो हर बच्चा करता है और ये करना भी चाहिए। कोई बात नहीं, शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़े आपने, ये जो अंडरलाइन कर रखी हैं, उन चीजों को एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले एक बार बहुत अच्छे से रिपीट करके जाना। एक जब भी आप पीवाईक्यू देखते हैं, तो मान लीजिए साइकोलॉजी वाली अपनी अवनी की बुक है, वो आपने ला रखी है, क्योंकि उसमें आरपीएससी के सब पर्सन है, क्योंकि ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेड सेकंड की पेपर देखना है। कई बार होता है मार्केट में ग्रेड सेकंड पीवाईक्यू, नहीं, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के भी पीवाईक्यू देखने हैं, लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड के भी देखने हैं, आरपीएससी पीटीआई सेकंड ग्रेड के भी देखने हैं, एसआई के भी देखने हैं, कोई गलती नहीं है। आप केवल सेकंड ग्रेड को फोकस मत कीजिए, क्योंकि आरपीएससी पेपर बना रही है, तो फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी के पर्सन वो भी पढ़ के जाने, क्योंकि वो भी आएंगे, रिपीट होंगे। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि क्या करना है। तो पीवाईक्यू जब भी पढ़ते हैं, तो पीवाईक्यू में जो पर्सन आपको पहली नजर में आ रहा है आपका आंसर, ठीक है, लेकिन जिन प्रश्नों के आंसर आपको नहीं आए उनका गोला लगा लीजिए। वो पर्सन आपको एग्जाम से 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले एक बार रिपीट करके जाना है। केवल वही पर्सन जिनके प्रश्न आपको आंसर नहीं आए थे, जिनके ऊपर आपको डाउट लगा था, उनके गोले करने हैं और उन प्रश्नों को आपको पढ़ के जाना, बाकी कुछ है मत पढ़ना। ये 3 चीजें तो स्पेशली आपको हर बच्चे को करना है, ठीक है। एक, मैं फिर भी कहूंगा कि आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। मॉडल पेपर का मतलब ये होता है, कई बार कहते हैं सर मॉडल पेपर लाएंगे नहीं लाए। मॉडल पेपर वही लेके आए जो पीवाईक्यू बेस हो। जैसे हमने सेकंड ग्रेड में एक बुकलेट निकाली, ये बुकलेट थी सेकंड ग्रेड की, ठीक है, लेकिन इसमें जो
साइकोलॉजी के पर्सन हो, चाहे ज्योग्राफी के पर्सन हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पॉलिटी वाले पर्सन हो, ये सब हमने पीवाईक्यू बेस्ड बनाए। उसके नीचे एक्सप्लेनेशन डाली। उससे क्या होता है, पूरा प्रश्न कवर हो जाता है। और उसमें जो मॉडल पेपर हैं, क्या उनमें कथन कांड वाले प्रश्न हैं कि नहीं है, कूट संकेत वाले प्रश्न हैं कि नहीं है, ऐसे मॉडल पेपर निकाल दे तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अभ्यास हमेशा हार्ड से हार्ड करो, क्योंकि जब अभ्यास हार्ड से हार्ड करोगे तो पेपर यदि हार्ड आता है तो आपको वहां जाके आप मैनेजमेंट कर पाओगे। और आपने मॉडल पेपर के नाम पे आप अपने वन लाइनर वाले प्रश्न आपने देख लिए, 4 ऑप्शन वाले प्रश्न देख लिए, तो कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा सा जो एक्सरसाइज करो वो अच्छे लेवल के मॉडल पेपर, या मैं तो ये कहूंगा पीवाईक्यू भी देख लेते हो तो बहुत बढ़िया है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तीसरा, अमूमन ये गलती करते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको कि आप लोग सब करते होंगे, नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, इस समय एक तो ये चीज तय हो जानी चाहिए कि आपको हाई स्कोरिंग टॉपिक क्या है और ऐसे टॉपिक कौन से हैं जो आपके वीक हैं। ये एग्जाम से 40 दिन पहले एकदम से तय होना चाहिए। मुझे पता है कि साइकोलॉजी मुझे 21 सदी के क्वेश्चन नहीं आते, तो मेरा हाई प्रायोरिटी वाला टॉपिक और नया जुड़ा प्रश्न आएगा। समझ गए आप? ये दिमाग में रखो। आपके करंट के अंतर्गत क्या प्रश्न आते हैं? स्पोर्ट्स से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, और स्पोर्ट्स में पिछले मार्च, अप्रैल और मई 3 महीनों पे सबसे अधिक फोकस करना है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मार्च, अप्रैल, मई में इंडियन ट्राइबल्स गेम्स हुए, रजत चौहान बाहर गए, एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई, ठीक है, अभी राजस्थान में पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया? अनिल लेखरा को दिया गया है। तो ये सब चीज दिमाग में चलनी चाहिए कि स्पोर्ट्स में वो चीजें कौन सी हैं जो मुझे पढ़ के जानी है। राजस्थान की हाल में ही जो नई योजना शुरू की गई है, रथ योजना वाली, वो क्या है, उसमें कितने विभागों को शामिल किया गया है, तो ये पता होना चाहिए कि इस समय हाई प्रायोरिटीज वाले टॉपिक कौन से हैं। नंबर 2, पूरे सिलेबस में मैंने देखा कि मेरे इंडियन फर्स्ट पेपर में इकोनॉमिक वाले 5 प्रश्न आते हैं, वो कमजोर है, डाटाबेस आता है, आर्थिक समीक्षा से आता है, तो वो मैं इस समय प्रायोरिटी से तैयार करूंगा। समझ रहे हो? इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने कभी नहीं पढ़ी है, तो इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मैं 1 बार, 2 या 3 बार रिवाइज करूंगा। लेकिन मान लीजिए कि मैंने अपना कोई ऐसा पार्ट है, जैसे कोई भी ऐसा पार्ट है जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही जब पीवाई को एनालिसिस कर रहा हूं, तो उसको कम टाइम दीजिए। जो आपके वीक वाले टॉपिक हैं उसको मैक्सिमम टाइम दीजिए। पीवाई को 3 साल के आधार पर तय कीजिए कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन सा नहीं है। तो ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि ये मेरे हाई, मतलब वोटेज वाले टॉपिक हैं और ये मेरे बहुत वीक टॉपिक हैं। तो वीक को छोड़ना नहीं है। जो आपको समझ में आ रहे हैं इसका मतलब वो आप एग्जाम हॉल में भी कर पाओगे। आप यदि महीने में 1 बार भी रिवाइज करके तब भी कर पाओगे। लेकिन जो आपके सबसे कमजोर टॉपिक हैं और जहां से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, उनको आपको मेरे अनुसार रिवीजन में ज्यादा टाइम देना चाहिए। मैं तो खैर यही करता था, आप लोग क्या करते हैं पता नहीं है। एक जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद रिकॉल, सब कुछ पढ़ना सिलेक्शन का आधार नहीं होता है। ये फीड कर लो दिमाग में। सब कुछ पढ़ना सिलेक्शन का आधार नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट आधार होता है कि आप कितना रिकॉल कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट ये है, जैसे टॉपिक पढ़ो 10 मिनट उसका एनालिसिस करो, आंख बंद करके पूरे टॉपिक को समझो। यदि आपने टॉपिक पढ़ा और तुरंत अगले टॉपिक पे पढ़ गए, क्योंकि मेरे पास लगभग आप लोगों की काउंसलिंग सेशन में यही सेशन बुक होते हैं, सर डर लग रहा है, सर कुछ भी याद नहीं है, ऐसा लगा है कि 5 दिन पहले टॉपिक पढ़ा था सब भूल गए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो। जैसे टॉपिक पढ़ा उसके बाद पूरा टॉपिक, जैसे मान लीजिए आपने साइकोलॉजी में 21 सदी कौशल पढ़ा, तो 21 सदी कौशल पे पूरा माइंड एनालिसिस करो। इसके अंतर्गत फ्लिप्स ये होते हैं, जीवन लर्निंग स्किल क्या होते हैं, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, पी किस फ्रेमवर्क के प्रश्न बन सकता है। मतलब पूरा का पूरा 5 मिनट एनालिसिस करने से वो टॉपिक आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में धारण हो जाता है। ये एनालिसिस करने की आदत डालो, या ग्रुप डिस्कस कर सकते हो तो डाली आदत, ये बहुत जरूरी होती है। कई लोग कहेंगे कि लाइब्रेरी मत जाओ, ये मत करो। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन जो चीज करनी है वो तो करो। कम से कम एनालिसिस नहीं कर रहे हो, ये गलती है। ग्रुप डिस्कशन, आपको 1 घंटे कोई अच्छा बच्चा यदि आपको मिलता है तो ग्रुप डिस्कशन टॉपिक पढ़ाइए, उससे वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाता है, भूलोगे नहीं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। एनालिसिस करना क्या महत्वपूर्ण था, क्या इसमें इंपॉर्टेंट नहीं था। एनालिसिस नहीं करोगे तो आपने पूरा टॉपिक रट ही नहीं सकते आप। पूरे टॉपिक में कोई भी टॉपिक को आपने पढ़ा, मान लो 20 पेज का एक टॉपिक पढ़ा, 20 पेज में आप मान के चलिए 6 या 7 पेज का कंटेंट इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कचरा होता है। ये कब पता चलेगा? जब एनालिसिस करोगे, जब 2022, 24, 25 के पेपर देखे तो पता चल गया ये चीजें नहीं पढ़नी, ये चीज पढ़ के जानी। तो एनालिसिस करो, उससे दिमाग खुलता है, वो लंबे समय तक वो याद रहता है। नंबर 4, सर ये नया पैटर्न क्या है, ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्या बदलाव लेके आए। तो देखो न्यू पैटर्न क्या है, मैं सिंपल से बात बता दूं। न्यू पैटर्न में आपके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं, अभी यूपीएससी का पेपर आया है, इतना गजब का आया है कि लोगों के मतलब छक्के उड़ गए। कोचिंग फेल हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब फेल हैं, कुछ नहीं आया।
पीआईबी बेस पूरा करंट आया। पीआईबी का जिसने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, सरकार की वर्तमान नीतियां परिप्रेक्ष्य को पढ़ लिया, वो यूपीएससी प्री क्लियर कर रहा है बेटा। ये चीज आने वाले टाइम में हर कंपटीशन में होने वाली है, और आरपीएससी तो ऑलरेडी इस चीज के ऊपर काम कर रही है। मैंने जैसे कहा कि करंट कहां से पढ़ रहे हैं, तो करंट राजस्थान का आएगा, लेकिन राजस्थान में जो मैंने पीआईबी बेस राजस्थान की इंफॉर्मेशन है वो तो कम से कम अच्छे से पढ़ के जाएं। सूर्य साहब पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा अपना नजरिया बदलिए, नया पैटर्न क्या है। तो नया पैटर्न आप यूपीएससी का देखो चाहे आरपीएससी का देखो, 3 टाइप के प्रश्न ज्यादातर आ रहे हैं। आपके 100 प्रश्न आ रहे हैं तो कथन कांड के उसमें से 10 से 15 प्रश्न आ रहे हैं। अब वो 10 से 15 या 20% जो भी आ रहे हैं, 15 से 20%, अब कथन कांड वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब एक तो ये कि रोना रोते रहो सर कथन कांड के प्रश्न सही कैसे करें, मैं कह दूंगा कथन कांड के प्रश्न सही करने बीच में क्योंकि लगा दो, ये कोई आधार नहीं है। ये कोई आधार नहीं है, क्योंकि कई बार कई जगह क्योंकि लगेगा और आपको लगेगा यार क्योंकि लग रहा था हमने कर दिया गलत हो गया, ये कोई बेश नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों का। आप साइकोलॉजी में, मैंने ये जो किताब निकाली हमने, या टेस्ट सीरीज में जो प्रश्न डालता हूं साइकोलॉजी में, मैं हर पेपर में 20 प्रश्न बनाता हूं, उसमें से 5 प्रश्न कथन कांड के डालता हूं। यदि आप अभ्यास कर लेते हो ऐसे प्रश्नों का तो आपके प्रश्न गलत होना बंद हो जाते हैं। तो सिंपल सा तरीका क्या है, क्योंकि वाला बिंदु अकेला नहीं बैठेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इन प्रश्नों का समाधान क्या है। एक्सरसाइज करो, अच्छे लेवल के प्रश्न जैसे मान लो मैंने बनाए, किसी और ने बनाए, तो उन प्रश्नों को आप बार बार निकालिए, उससे ऑटोमेटिक प्रश्न सही होने शुरू हो जाएंगे। चीजें आप पेट में सीख के नहीं आओगे, लेकिन करोगे तो चीजें हो जाएंगी, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। नंबर 2, कूट संकेत वाले प्रश्न आ रहे हैं। कूट संकेत मतलब आपके सामने 4, 5, 6 कथन आएंगे, उसमें से 1, 2, 3, 4, ये प्रश्न मान लीजिए, आप ये मान के चलिए 30% प्रश्न ऐसे आ रहे हैं पूरे पेपर में, और ये प्रश्न तय करते हैं कि तुम कहां जाने वाले हो। क्योंकि नॉर्मल प्रश्न, सीधा प्रश्न हो तो हर कोई बच्चा कर देगा। अब जितने भी कूट संकेत वाले प्रश्न है, चाहे यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो, मैं आपको बताऊं, बहुत गजब की बात बोल रहा हूं, इसको नोट करना। आप देखना इन प्रश्नों में 4-5 वर्ड हैं, कहीं भी कूट संकेत वाले प्रश्नों में सही कथन गलत चयन में ये ऑप्शन आता है केवल, ठीक है, पूर्णतः है, ठीक है, सभी, ये ऑप्शन देखना, मैंने 4-5 वर्ड निकाले हैं। सदैव, ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है, कभी नहीं, ये ऑप्शन जहां कहीं भी आते हैं इसका मतलब वो प्रश्न लगभग गलत होने के चांसेस क्या हैं, बढ़ गए। मतलब वो ऑप्शन आपको नहीं करना है। ये मेरा एनालिसिस है, ये आप खुद भी कर सकते थे। कूट संकेत वाले प्रश्न गलत ही नहीं होंगे। डरिए मत चीजों से, मुकाबला करोगे समाधान निकलेगा। मुकाबला नहीं करोगे, रणनीतियां देखते जाना, यूट्यूब पे खूब सारे मैराथन देख लेना, कोई समाधान नहीं है। हर टीचर का अपना एक लेवल होता है, तुम्हारा जो लेवल है ना वो सबसे बेटर है, मान के चलिए, और उस लेवल को बढ़ाने के प्रयास कीजिए। ना कि मेरी बात या किसी और की बातों को अपने दिमाग में थोप लीजिए, पूरे दिन रणनीति के वीडियो देख रहे हो, उनसे समाधान नहीं होने वाला है। थोड़ा सा एनालिसिस करो, प्रैक्टिकल चीजें करो, समाधान निकल जाएगा। तो ये जरूरी है। तो नया पैटर्न कुछ नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये 2% ट्रेंड करते हैं, इन दोनों प्रश्नों का समाधान बता दिया। सामान्य प्रश्न आते हैं कर दोगे, मिलान वाले प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आती है, 2 भी हो रहे हैं सही हो जाएगा।